नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आईएएस प्रेप के अंतर्गत रोज हम डेली 30 का अध्ययन करते हैं संडे को छोड़कर, या फिर कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो संडे को आपको इसका टेस्ट देना होता है, अपनी परफॉर्मेंस करनी होती है। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनके रिजल्ट भी जारी करने हैं। आज का डेली 30 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। कांग्रेस का जब गठन हो गया, कांग्रेस फिर कार्य करने लगी, तो फिर उसमें नरमपंथी गरमपंथी ये सब विचारधाराएं आप पढ़ते हैं। तो उसी पर आगे के ये कुछ जो प्रश्न हैं उसमें मतलब किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, उसी पर पूरा एक मिसलेनियस टॉपिक है, आगे ये बढ़ता जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेली 30 के आज के इस टॉपिक को। इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे। डेली की तरह डेली 30 में आज भी 30 क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे। डेली 30 तो सुपर 30 है ना, सुपर 31 में शामिल होना है ना आपको, तो इसीलिए डेली 30 ये कार्यक्रम चलता है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादियों ने लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक और राजनीतिक चेतना ये जगाने का कार्य करते थे, इन्होंने किया। राष्ट्रवादियों की मुख्य सफलता महिलाओं की भागीदारी थी। भागीदारी सब नहीं होता है, भागीदारी होता है। भागीदारी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सफलता नहीं थी, ये असफलता थी। महिलाओं की भागीदारी ना होना, है ना, कि इन कार्यक्रमों का वो जनाधार नहीं बढ़ा पाए थे, इस कारण से ये कार्यक्रम उनके सफल नहीं हो पाते थे। तो महिलाएं उसमें शामिल नहीं थी। एक वर्ग पूरा महिलाओं की भागीदारी का न होना मतलब क्या था, एक पूरा वर्ग इसमें पार्टिसिपेट करने से वंचित हो रहा था। तो ये इसकी असफलता थी। तो पहला प्रश्न जो है स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस ने जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार का रुख क्या था। जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो पहले ब्रिटिश सरकार जो थी उसके साथ उसका कोलैबोरेटिव नेचर रहता था, सहयोगात्मक रवैया रहता था, हेल्पफुल नेचर रहता था। जब बाद में मतलब पहले क्या था, उदारवादियों का युग था, उदारवादी इसमें कार्यरत थे। तो उदारवादी हमेशा इनको अंग्रेजों को साथ लेकर चलते थे, वो मानते थे कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं। तो इस कारण से ये सहयोगात्मक रवैया रहता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण एवं देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं देती थी। ये पहला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण और देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और दूसरा है, कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो एवं राज करो की नीति अपना ली। ये भी सही है, अपनाया था सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनाई थी ये नीति। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस को ये जो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है ये कहा था डफरिन ने, ठीक है ना। डफरिन ने यह कहकर पुकारा था, विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों जैसे सर सैयद अहमद खां थे, बनारस के नरेश थे, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, और कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने वाले जो अन्य लोग थे, उनको आलोचना करने के लिए ये जो उकसाते थे, ये डफरिन वगैरह जो लोग थे, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, वो उकसाते थे और ऐसी संज्ञाएं देते थे, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, ये सब ऐसे बोलते रहते थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसका मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। अब बात आती है उग्रवादियों की। उग्रवादी जो थे वो उदारवादियों से उल्टा थे, वो शांतिपूर्वक मांग करते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे वो कहते थे संघर्ष करेंगे तभी प्राप्त होगा। तो ये कौन था, उग्र राष्ट्रवादियों का जो समूह था वो ऐसा मानता था, उनकी ये मान्यता थी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषता 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ये पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। 1890 के पश्चात ही उग्र राष्ट्रवाद का भारत में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, 90 के बाद इसके कहीं ना कहीं बीज पनपने लगे थे उग्र राष्ट्रवाद के। और दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस के उदारवादी दल का मानना था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो ये धारा थी वो ऐसा नहीं मानती थी, है ना, वो ऐसा नहीं मानती थी। अनुनय विनय की नीति से वो ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव डालना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, सफल वो नहीं हो पाए। तो ये ऐसा नहीं है, स्वराज की मांग वो नहीं करते थे,
ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। वो सोचते थे कि ब्रिटिश को ही क्यों ना ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाए या ऐसा ब्रिटिश करें, उनको मजबूर किया जाए, उनकी रिक्वेस्ट की जाए, मजबूर भी नहीं रिक्वेस्ट की जाए कि वो भारत के हित में काम करने लगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उग्र राष्ट्रवाद क्यों पनपा था? अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पहला तो सही है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण जो नीतियां थी, ये भी एक कारण था। और 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाला एक दुर्भिक्ष, ये भी इसका कारण था। देश की स्थिति बहुत ही बदहाल हो गई थी, बहुत खराब स्थिति हो गई थी, ये भी एक कारण था। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के उदय होने के, ठीक है ना। और इन कारणों से फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, आगे फिर ऐसे डेवलपमेंट होगा। अगला जो प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय हुई थी। बिल्कुल सही है। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाएं हार गई थी और बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी, ठीक है। और इस काल की जो महत्वपूर्ण ये उग्र राष्ट्रवाद की घटनाएं थी, उनमें से इसको माना जाता है। और ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंची थी, ब्योर का युद्ध हुआ था, और 1905 में जापान के द्वारा रूस की पराजय हुई थी। ये सब जो घटनाएं थी वो इस मिथक को तोड़ती थी कि जो यूरोपीय होते हैं वो हमेशा विजेता होते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो भारत, देखिए होता क्या है, जैसे एक पड़ोसी है जो बार बार ये विश्वास दिलाता है कि मैं किसी से नहीं हार सकता, मैं किसी से नहीं हार सकता, मैं तो जो चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन दूसरा एक थोड़ी दूर पर रहता है व्यक्ति, और वो उसको एक दिन पीट दिया, चौराहे पे निकाल के जूते और दे जूते जूता उसकी पिटाई लगा दी। तो अब जो पड़ोसी था, जो डरता था उससे, वो भी कहेगा ऐसा नहीं है, अब तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो हो सकता है वैसी पिटाई ना कर पाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा, थोड़ा सा डरेगा कम। तो वैसी ही अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जब बनती हैं तो उसका असर पड़ता है। तो भारत पे भी पड़ रहा था, पहला बिल्कुल सही है। 1905 में रूस द्वारा जापान की पराजय ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया था। तो जापान द्वारा रूस की पराजय हुई थी, रूस द्वारा जापान की नहीं हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया था? ये कौन से विद्वान थे? इनमें से कौन ऐसा था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय संस्कृति को ये मानते थे कि वो बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी का भी कार्य ऐसा ही था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही किया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों लोग ये कार्य किए थे। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब संस्कृति के प्रति बहुत आस्था रखते थे। जो हमारा कल्चर है, कल्चर के प्रति ये बहुत ही आस्था रखते थे और लोगों को उसके बारे में जागरूक करते थे, बताते थे, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रयासों से उस समय जो इनको सुनते थे, जो इनको पढ़ते थे, उनके मन की जो हीन भावना थी वो दूर होती थी। क्या है, जैसे आप बहुत परेशान हैं, आपको ये याद दिलाया जाए, अरे तुम तो टॉपर रहे हो पहले से, है ना, तुमने तो कई बार ये एग्जाम, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम तुमने पास किए हैं, दिए हैं एग्जाम, और बचपन से याद करो, तुम कभी डरे हो एग्जाम में? तो एकदम से एनर्जी आ जाती है। जब भी परीक्षा आती है नजदीक तो थोड़ा डर लगता है। ये डर जरूरी भी है, ये दिखाता है कि आप उस परीक्षा के प्रति थोड़ा सा फिक्र करते हैं, आप बेपरवाह नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं, आपको चिंता है, पास फेल होने में आप अंतर समझते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिजल्ट आए। तो ये थोड़ा डर जरूरी है, लेकिन ये जो डर है वो इतना नहीं हो जाना चाहिए कि आपकी पढ़ाई बाधित कर दे, आपकी परफॉर्मेंस को बाधित कर दे। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत भारतीयों के लिए है? ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती, अब ये कह रहे हैं भारत भारतीयों के लिए है, मतलब अंग्रेजों तुम्हारे लिए नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कहते हुए मुझे बहुत बेकार लगता है, तो कर्जन का भारत में 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल और भूलों तथा आयोग के लिए प्रसिद्ध है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि ये किसके बारे में कहा जाता है, किसके कार्यकाल के बारे में कहा जाता है। शिष्टमंडल, भूल जो उसने की और जो आयोग बनाए, इसी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, ये कर्जन के बारे में कहा जाता है। दूसरा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसा करेगा, उसने त्यागपत्र नहीं दिया था, है ना। भारतीयों का असंतोष उस समय चरम सीमा पर पहुंचाने में अगर किसी का हाथ था तो इसी का था। बंगाल का विभाजन इसने किया था,
पूरे देश में तीव्र आंदोलन होने लगे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उसी समय हुआ, और इस कारण से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी जो मंशा थी वो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने आ गई थी। ऐसा ये त्यागपत्र कह देगा, ये बहुत ही नालायक और बहुत ही धूर्त किस्म के लोग थे, है ना। बहुत ही, ये आज मिल जाए तो इतने जूते मारूं इनको मैं ना, मतलब आप लोगों की जरूरत ही नहीं पड़े, इतने मार दूं कि अधमरे हो जाए वैसे ही। कितने नालायक टाइप के ये लोग थे। खैर सॉरी, ऐसे शब्द मुझे ऐसे मंच पे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये जो लोग थे इन्होंने बड़ा बहुत जास्ती की है हमारे साथ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलक ने मराठी भाषा में, मराठा एवं अंग्रेजी भाषा में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की संज्ञा दी, शिक्षा दी, सॉरी संज्ञा नहीं शिक्षा दी। तिलक ने जो मराठी भाषा में, मराठा यहां पे लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से ये पढ़ना है कि मराठी मराठी मराठा जो था ये मराठी भाषा में नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा में था, है ना। और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, ये उल्टा लिखा हुआ है, केसरी मराठी में और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था। तो ये पहला तो गलत हो गया। तिलक का मानना था आजादी बलिदान मांगती है, तो ये तिलक का कथन है, बिल्कुल सही है। और आजादी ही नहीं, कुछ भी बलिदान मांगता है। बलिदान का मतलब हमेशा गला कटाना नहीं होता है, कभी कभी सोने का बलिदान, कभी कम खाने का, मतलब कुछ खाने का बलिदान, कम खाइए, कम सोइए, पढ़िए ज्यादा, है ना। बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। मन कर रहा है हनी सिंह के गाने सुनने का, सपना का डांस देखने का, वेब सीरीज देखने का, लेकिन एग्जाम्स नजदीक है, तो सब ये बलिदान ही तो है, ये छोटा बलिदान नहीं है। गला कटाना आसान है, लेकिन ये बलिदान बहुत कठिन है। किसी से आप बात करते हैं घंटों तक, उसको रोकना पड़ता है आपको, तो ये सारे बलिदान भी बलिदान ही है। देखिए, कोई भी चीज आपको मिलेगी तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, किसी भी रूप में आप करें, पे तो करना पड़ेगा। कोई भी अच्छी चीज है उसके लिए पे करना पड़ता है, तो चाहे जैसे आप करें। मोबाइल से दूर रहना भी सबसे बड़ा बलिदान है आज के समय में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिस दिन आपने अपनी इस वाली इंद्री, जो मोबाइल का कीड़ा है, इस कीड़े को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन आपके पास समय ही समय है। 24 घंटे होते हैं, लेकिन मोबाइल चलाने वालों के लिए वो कम पड़ जाते हैं, 24 मिनट के बराबर होते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं उस पर तो अच्छी बात है। अगला जो प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से हुई, ये मानी जाती है। स्थान भी ध्यान रखिएगा और सन भी ध्यान रखिएगा। और 1897 में ये शुरुआत हुई। 1918 में यहाँ पे विद्रोही, महाराष्ट्र में ही विद्रोही समिति की रिपोर्ट एक आई थी, उसमें महाराष्ट्र के पुणे जिले के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, इनको आतंकवाद भारत में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। चित्पावन जो ब्राह्मण थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हर्ट, इन दोनों को मार गिराया था। बड़ा अच्छा काम किया था, इनकी हत्या कर दी थी, और आतंकवादी गतिविधियों की नींव माना जाता है कि यहीं से पड़ी थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में भी अगर आपसे पूछा जाए तो पुणे से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था लाला लाजपत राय की प्रेरणा से स्थापित की गई। पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। आर्य बांधव समिति नामक जो क्रांतिकारी संस्था थी, ये लाला लाजपत राय नहीं, बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से स्थापित हुई थी। बांधव, आर्य बांधव नामक क्रांतिकारी जो समिति थी, ये बाल गंगाधर तिलक की थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, बहुत बार पूछा गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। यानी कि पहले इसका नाम कुछ दूसरा था, है ना। पहले इसका नाम था 1899 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक एक संस्था स्थापित की गई। कालांतर में यही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई, और अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और इसके अन्य कई इलाकों में सक्रिय थी। मुख्य सदस्य इसके अनंत लक्ष्मण करकरे थे। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या इन्होंने की थी, और इस हत्याकांड से जुड़े लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस चला था, याद है ना। तो ये जैक्सन का हत्याकांड हुआ था, उसी पे चला था, और मुकदमा चलाया गया। और सावरकर के भाई थे गणेश, वो भी इसमें शामिल थे, उनको आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो ये मित्र मेला थी। 1899 में इसकी स्थापना हुई, जो कि बाद में अभिनव भारत समाज के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसकी थी? विनायक दामोदर सावरकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, 1906 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1906 में नहीं किया था, 1905 में किया था।
ऐसे सरल प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर तब उत्तर कीजिएगा, कहीं आप हड़बड़ी में गड़बड़ी न कर दें। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये तो बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया था। पहले दो भाग में इसको बांटा गया था, तो पहले जो भाग था, पहला भाग जो था उसमें पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया था, और दूसरा जो भाग था, दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया था, और इसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुए थे। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 में एक अधिवेशन हुआ सूरत में। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम दलों में विभाजन हो गया था। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यही करेक्ट है। अगला प्रश्न, बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था। बंगाल में क्रांतिकारियों का अगर गुप्त संगठन देखा जाए, एक तो आप ये जान लीजिए कि बंगाल जब विभाजन हुआ उसके बाद में क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आने लगे थे। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन जो था वो अनुशीलन समिति थी। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने 1902 में इसका गठन किया था। कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। तो मिदनापुर में ध्यान रखिएगा कि ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे और कलकत्ता में जो थे वो पी मित्रा थे। तो इन्होंने इसका, तो दोनों लोगों से नाम पूछा जा सकता, दोनों लोगों का नाम देके इस संगठन को पूछा जा सकता है। कलकत्ता की एक अनुशीलन समिति, इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी और ब्रारिंद्र कुमार घोष थे। तो कई बार अनुशीलन समिति जतीन्द्र नाथ बनर्जी और ब्रारिंद्र कुमार घोष के नाम से पूछी गई है। बाकी अगर पूछा जाए इससे कौन कौन से रिलेटेड थे नेता या जो क्रांतिकारी थे, वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे, पी मित्रा थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे और ब्रारिंद्र कुमार घोष थे। बस स्थान अलग अलग था, ध्यान से इसको सुन लीजिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे बढ़ा के अच्छे से सुनिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बंगाल में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करती थी? तो देश बांधव समिति भी थी, साधना समिति भी थी और व्रती समिति भी थी। ये सब की सब समितियां वहां पर थी। और जो ये साधना समिति थी और स्वदेश बांधव समिति थी, ऐसे ही एक समिति और थी, सुहद समिति थी। तो ये सब समितियां थी, ये आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब अंग्रेजों की भाषा में इसको कहा जाता था, मैं तो इसको मानूंगा कि देश की ये पूजा करती थी। भाई हमारे देश को आपने गुलाम बना लिया, आपके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमको आतंकवादी कहेंगे? ये गलत बात है ना। अगला और अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर का डिस्कशन हम करेंगे। बीओ का जो भी एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए इस समय एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं। 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। एक मॉर्निंग में 12 बजे आया था, मतलब दोपहर में, और दूसरा आया है शाम को 7 बजे। पब्लिश हो चुके हैं दोनों। 50-50 क्वेश्चन के सेट हैं, 22-23 मिनट में वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसमें टारगेट मेरा है 400-500 क्वेश्चन कम से कम आपके सामने रिवाइज कराने के तौर पे रखना। बहुत फटाफट उसका हम रिवीजन करते हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे भी जिनको एग्जाम देना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेली 30 की तरह वहां पे डिस्कशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम टाइम ज्यादा देते हैं। अब भाई 30-25 सेकंड में कोई क्वेश्चन डिस्कस होगा, 22 सेकंड में होगा, तो उसमें व्याख्या कहाँ होगी। अंतिम प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है, अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया। क्या किया था अरविंद घोष ने? अरविंद घोष का ही ये था, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित समाचार पत्र संध्या था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो संध्या था ये भूपेंद्र नाथ दत्त का, आपने एक सुना होगा युगांतर, तो युगांतर था भूपेंद्र नाथ दत्त का। लेकिन जो संध्या था ये महाबांधव उपाध्याय, सॉरी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, एक्सट्रीमली सॉरी, ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय का था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का था ये संध्या। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को, फिर समाप्त करते हैं आज के डेली 30 को। अगर आप आरओ या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर अपनी क्वेरी। कोई भी क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो उस पर आपको मिल सकती है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल को यह मनाया जाता है। किस सन में घोषित किया गया था, यानी कि कब से इसको घोषित किया गया था, कब से मनाया जा रहा है? तो 10 अप्रैल 2017 को इसकी घोषणा की गई थी। और डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में बहुत सारी सूचनाएं जो हैं या जागरूकता फैलाने का काम है, या जो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन कुछ भी आप चाहते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक पहल है, 2017 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्रारंभ किया गया, 2050, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है?
ये जो पुरस्कार है ये विश्व के शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को इसके लिए चुना गया है। हैदराबाद में है नंदी फाउंडेशन, और ये पुरस्कार शुरू किया गया है रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा, है ना। फूड सिस्टम विजन पुरस्कार ये है, और नंदी फाउंडेशन को अपने अराकोनॉमिक्स मॉडल के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है इसके अंतर्गत 2 लाख अमेरिकी डॉलर नगद प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर प्रदान किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है इसमें सेकंड म्यूज और ओपन आईडीईओ मिलकर रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर रॉकफेलर फाउंडेशन पे प्रश्न बन सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? ट्रैफिक का फुल फॉर्म आपको पता है? ट्रैड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। ट्रैफिक का ये फुल फॉर्म है। 1976 में इसकी स्थापना की गई। विश्व वन्यजीव कोष WWF और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ये यूपीएससी ने पूछा था। WWF और IUCN इसका ये संयुक्त कार्यक्रम है, और कब शुरू हुआ था? 1976 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैव विविधता और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्यजीव, और केवल वन्यजीव ही नहीं, पौधों के व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाला एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए, कोविड-19 के समय में इस समय जो ऋण हैं वो भी नहीं वापस हो रहे हैं क्योंकि आर्थिक दशाएं जो बहुत खराब हैं, तो कैसे हो पाएगा? तो वित्तीय मानकों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये समिति गठित की गई है RBI के द्वारा, और ये समिति गठित की गई है रिटायर्ड बैंकर, है ना, अवकाश प्राप्त बैंकर हैं केवी कामत की अध्यक्षता में ये गठित की गई है। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो IBA है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और ये समिति उपयुक्त समझने पर किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने या उसे आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी। जिसकी भी ये सहायता लेना चाहे ले सकती है। आपको भी बुला सकती है, मुझे भी बुला सकती है, लेकिन उस योग्य तो होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, NCAER क्या है? NCAER, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि वास्तव में ये कह क्या रहा है। तो फुल फॉर्म अगर इसका करें तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है ये भारत का प्रमुख आर्थिक टैंक है ना। आर्थिक टैंक है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों पर ये विचार विमर्श करता है, सोचता है। और कारोबार विश्वास सूचकांक भी ये जारी करता है, NBCI इसको बोलते हैं। तो कारोबार विश्वास सूचकांक की जारी करता है। 600 भारतीय कंपनियों की व्यापारिक प्रवृत्तियों का पता लगाया जाता है, जो ये सूचकांक NBCI जारी किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोया जिरगा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। लोया जिरगा है क्या? ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा होती है। इसमें अति सम्मानित सदियों पुरानी सलाहकारी संस्था के तौर पर इसको जाना जाता है, और राष्ट्रीय संकट के समय इसमें राष्ट्रीय मुद्दों से निपटारे के लिए इसको बुलाया जाता है। अफगान संविधान के अनुसार लोया जिरगा जो है अफगान लोगों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है, और आधिकारिक निर्णय लेने वाली ये संस्था नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो ये सामूहिक राष्ट्रीय सभा है, सही है। चीन से इसका संबंध नहीं है, यही बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान से संबंधित है। बाकी राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों पर उसको बुलाया जाता है, कानूनी रूप से इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौगाज 2020, कौगाज 2020 क्या है? रूसी रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्याभ्यास है। ये जो कौगाज 2020 ये सैन्याभ्यास है, इनमें से कौन से देश शामिल हो रहे हैं? यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा देश शामिल नहीं हो रहा है। भारत हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है, चाइना हो रहा है, जापान इसमें शामिल नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन से देश शामिल हो रहे हैं? इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश जो हैं वो सब शामिल हो रहे हैं, ठीक है। जापान उसका तो सदस्य है नहीं, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, महिंद्रा राजपक्षे निष्पन्न से रहे हैं। महिंद्रा राजपक्षे आपको पता है कि इन्होंने अभी अगस्त में ही, मतलब अभी 1-2 दिन में ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। लगता है कि इनके अलावा और कोई बना ही नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके।
और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 बार ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 3 बार वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सी ऑप्शन इनका बिल्कुल करेक्ट है। 50 साल ये राजनीति में पूरी कर चुके हैं। 24 साल के थे तब इन्होंने प्रवेश किया था। अब ऐसे लोगों को क्या बताऊं, कोरोना वोरोना भी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बायो डिग्रेडेबल होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 10 अगस्त 1893 में रुडल्फ डीजल थे जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया था। डीजल जो नाम है वो उन्हीं के नाम से पड़ा है और उनके शोध से अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। ये सब भी है ना, ये शोध उन्होंने किया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, मुसीबत समाप्त होने वाली है। अगस्त के प्रथम सप्ताह के दौरान किस देश में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? 8 अगस्त को ये घोषणा हुई है। प्रथम सप्ताह जरूर इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये घटना प्रथम सप्ताह में हुई और 8 अगस्त को ये घोषणा हुई। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जहाज था जो जापानी कंपनी नागासाकी शिपमेंट लिमिटेड और ओकियो मैरीटाइम कारपोरेशन, दोनों जापानीज कंपनी है, ब्राजील से सिंगापुर 4000 टन ईंधन लेके जा रहा था। 4000 टन ईंधन लेके जा रहा था और ये मॉरिशस के आसपास क्या हुआ, ये कहीं फंसा रहा और फिर इसमें तेल रिसाव हो गया। ठीक है ना, तो ये आपातकाल, पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया मॉरिशस में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैसा लगा जरूर बताएं, मन करे तो इसको लाइक कर दें, पहुंचा दें लोगों तक अगर आपका मन करता है तो। जबरदस्ती कोई नहीं है यहाँ, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है। आपका मन हो तभी देखें, देखने की भी जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।